ओके बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक एट द इमेजेस गिवन बिलो, व्हिच एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय देम। तो कुछ पिक्चर दे रखी हैं और हमसे बोला जा रहा है कि इन पिक्चरों को देखो और बताओ कि कौन सा पहलू, एस्पेक्ट्स यानी पहलू, कौन सा पहलू एनवायरनमेंट का इन पिक्चरों से रिप्रेजेंट होता है। The term environment has come from the French word environner, meaning surrounded. This term refers to surroundings within which an organism exists. These surroundings or conditions may be natural or artificial. तो सबसे पहले तो हमें मीनिंग बताया गया है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सराउंड, यानी आपके आसपास की चीजें। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, हमारे आसपास जो भी है वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाएगा। और जो एनवायरनमेंट है वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अगर हमारे आसपास बिल्डिंग है तो वो आर्टिफिशियल है, अगर हमारे पास पेड़ पौधे हैं तो वो नेचुरल है। The various components of the environment can be categorized into natural environment and artificial or human-made environment. The natural environment consists of living and non-living things that occur naturally on the earth. The human-made environment comprises the elements that develop as a result of interactions between human being and nature. Parks, dams, etc. are some example of different forms of interactions. Okay. अब यहाँ क्या है इस पैराग्राफ में कि अलग अलग तरीके के कंपोनेंट एनवायरनमेंट को बनाते हैं, और अगर हम वो कैटेगराइज कर रहे हैं, अगर हम उनकी कैटेगरी बना रहे हैं तो एक कैटेगरी नेचुरल एनवायरनमेंट की होगी और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की होगी, यानी कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की होगी। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें आते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स। नॉन लिविंग जैसे माउंटेन, ओशियन और लैंडफॉर्म्स। ओके, जो कि अर्थ पे नेचुरली अकर होते हैं, ठीक है, जिन्हें बनाया नहीं गया है, अपने आप ये हमें मिले हैं, नेचर ने हमें दिए। ओके, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में है जो चीजें ह्यूमन और नेचर के इंटरेक्शन से डेवलप हुई, जैसे पार्क, डैम्स। ये कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पे ह्यूमन और नेचर दोनों ने मिलके इन चीजों को बनाया। चलो अब हम मेन रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेन रीडिंग में सबसे पहला पैराग्राफ में मैं आपको पैराग्राफ वाइज समझाऊंगा जिससे कि आप आसानी से समझ पाए इसको। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जो एनवायरनमेंट नेचर से हमें मिला है। तो द नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स और दी अबायोटिक एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स और दी बायोटिक एनवायरनमेंट। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें दो तरीके की चीजें हैं। पहली अबायोटिक, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे पहाड़, नदियां, समुंदर, ये अबायोटिक कहलाते हैं। और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स या फिर बायोटिक एनवायरनमेंट जो लिविंग है, जैसे पेड़, जानवर और हम खुद ह्यूमंस। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो नेक्स्ट है अबायोटिक एनवायरनमेंट। अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। तो द अबायोटिक एनवायरनमेंट कंप्राइजेस द inorganic or non-living things in the environment. On the basis of the physical characteristics, it is divided into the lithosphere, hydrosphere, atmosphere. These, along with biosphere comprising our biotic environment, are also called the four realms of the earth. The lithosphere is the solid rock surface of the earth.
that makes the existence of plant, animals and human beings possible. चलो पहले यहीं तक कर लेते हैं। तो जो अबायोटिक एनवायरनमेंट है यानी कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, उसमें इनऑर्गेनिक या नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं और उसके बेसिस पे इनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके आधार पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में। लिथोस्फीयर यानी कि लैंड वाला पार्ट, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर वाला हिस्सा और एटमॉस्फेयर यानी कि ऊपर जो हमारा स्काई है, आसमान है, एयर है, जहाँ ये सारा। तो ये तीन चीजों में हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। अच्छा, दीज अलोंग विद द बायोस्फीयर, इनके साथ साथ जो बायोस्फीयर है कंप्राइजिंग आवर बायोटिक एनवायरनमेंट, तो ये चौथा है वो बायोस्फीयर हो गया। पहला लिथोस्फीयर हो गया, दूसरा हाइड्रोस्फीयर हो गया, तीसरा एटमॉस्फेयर हो गया और चौथा कौन सा हो गया? बायोस्फीयर। तो इस तरीके से हम इनको चार जगह हमने डिवाइड कर दिया। अब आवर बायोटिक एनवायरनमेंट आर आल्सो कॉल्ड द फोर रियलम्स ऑफ द अर्थ। इनको हम क्या बोलते हैं? फोर रियलम्स ऑफ द अर्थ। द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड रॉक सरफेस, जैसे कि मैंने बताया कि लिथोस्फीयर तो जमीन है, तो वो सॉलिड रॉक सरफेस को रिप्रेजेंट करती है एंड मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग पॉसिबल। और इसकी वजह से प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अगर जमीन ही ना हो तो फिर तो ना तो प्लांट रह सकते हैं, ना एनिमल रह सकते हैं और ना हम खुद रह सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो आगे का पैराग्राफ है ये हमारा। It also provides us space to build settlements, soil to cultivate crops and plants, forests, mines, and the various geological resources used for different purposes. The hydrosphere or the realm of water, liquid or solid, including groundwater, is extremely essential for the survival of all forms of life on the earth. The atmosphere or the mixture of gases which surrounds the earth sustains life by providing different life supporting gases, protects the earth from the harmful radiations of the sun and regulates the temperature of the earth by making it habitable. मतलब ये हमें एक तो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है टू बिल्ड सेटलमेंट, जहाँ पे हम अपना सेटलमेंट बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, हम क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं, प्लांट्स उगा सकते हैं, फॉरेस्ट लिथोस्फीयर पे ही है, जमीन पे है, माइनिंग जो होती है, माइंस जो होती हैं जहाँ से हमें मेटल्स मिलती हैं, कोयला मिलता है, वो भी जमीन से ही हो पाता है, और बहुत सारे जियोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं जो हमें जमीन से मिलते हैं। अच्छा, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर वाला जो पार्ट है, ये इसमें सारा वाटर, विदाउट वाटर भी हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो जो ग्राउंड वाटर है वो भी इसी का पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, जो सरफेस पे वाटर है वो भी इसी का पार्ट है। तो हाइड्रोस्फीयर इज आल्सो एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अच्छा, अब आती है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर और द मिक्सचर ऑफ गैसेस which surrounds the earth sustains life by providing different life supporting gases। जैसे एटमॉस्फेयर हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है, बिना ऑक्सीजन के तो हम जी नहीं सकते। इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी देता है, नाइट्रोजन भी एक बहुत जरूरी गैस है हमारे लिए, हालांकि हम उसे डायरेक्ट यूज नहीं करते, हमसे मतलब प्लांट्स, और प्लांट्स वो एक अलग टॉपिक है, वो हम साइंस में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो हमें एटमॉस्फेयर से मिल रही है। इसके साथ साथ जो सन है रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ बाय मेकिंग इट हैबिटेबल, और जो सन है वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है जिससे कि हम इस पर रह पाए।
ना बहुत ज्यादा ठंडा होने देता है, ना बहुत ज्यादा गर्म होने देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे छोटा सा ही पार्ट है तो इसलिए मैं इसे हाईलाइट नहीं कर रहा, डायरेक्टली पढ़ दे रहा हूँ। द थ्री रियलम्स और स्फीयर्स, lithosphere, hydrosphere, atmosphere, coverage to form, ठीक है, सॉरी कवरेज नहीं लिखा हुआ, कन्वर्ज लिखा हुआ, कन्वर्ज टू फॉर्म। तो ये जो थ्री रियलम्स हैं इसमें लिथोस्फीयर जमीन, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, कन्वर्ज टू फॉर्म क्या फॉर्म करती हैं देखते हैं। ओके, तो थोड़ा सा टिपिकल होगा रीड कर पाना, लेकिन चलो रीड कर लेता हूं। A narrow zone of interaction, the biosphere which supports life. Therefore, it includes the biotic environment and also a biotic environment to a great extent. The biosphere is spread from the bottom of the ocean about 11,000 meters below sea level to the peak of the loftiest mountains about 9,000 meters above sea level. तो ये जो है एक नैरो जोन, ठीक है, नैरो जोन ऑफ इंटरेक्शन जहाँ पे आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं। तो बायोस्फीयर विच सपोर्ट लाइफ, अच्छा बायोस्फीयर वही सपोर्ट है लाइफ की। बायोस्फीयर मतलब यहाँ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी तीनों मौजूद है। Therefore, it includes the biotic environment. यही वजह है कि यहाँ पे हमें biotic environment, animals और plants, also a biotic environment. A biotic मतलब जो नॉन लिविंग से, to a great extent, तो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में। The biosphere is spread from the bottom. अब biosphere की अगर हम बात करें तो ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है बॉटम ऑफ द ओशन, यानी कि 11,000 मीटर below the sea level to the peak of the loftiest mountain about 9,000 meter above sea level. तो 11,000 नीचे की तरफ चले गए हम सी लेवल के और 9,000 ऊपर चले गए। तो इतना बड़ा जो स्फीयर है इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, यानी कि बहुत स्पेस है, बहुत जगह है। आगे पैराग्राफ देखते हैं। तो आगे पैराग्राफ में बायोस्फीयर इज होम to all the living organisms. These include the producers, consumers, and decomposers, which are interdependent. The producers, also called autotrophs, such as green plants, can prepare their own food using water, carbon dioxide, and sunlight. तो जो बायोस्फीयर है इस होम किसका, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और इसमें कौन कौन आता है? प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट, कंज्यूमर्स यानी कि एनिमल और हम, एंड डिकम्पोजर, डिकम्पोजर यानी बैक्टीरियाज यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, विच आर इंटरडिपेंडेंट, और ये सारे आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। द प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। द प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सच एज ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। कैसे? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज करते। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, कोई बात नहीं, बड़ा है तो बड़ा सा लेंगे। Most of the other living beings are directly or indirectly dependent on plants for their food. These are known as consumers or heterotrophs. These are known as consumers or heterotrophs. Consumers are of three types: herbivores यानी जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवोर्स जो सिर्फ मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, ओमनिवोर्स जो दोनों खाते हैं। Decomposers include microorganisms such as bacteria which cause the breakdown of dead animals and plants. तो जो dead animals हैं और जो plants हैं उनका breakdown
करने वाले जो है वो कहलाते हैं डिकम्पोजर्स। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग टू अनदर। एनर्जी जो है वो एक लिविंग फॉर्म से दूसरी लिविंग फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है। सेवरल सच फूड चेन्स लिंक अप टू फॉर्म फूड वेब। और जब इस तरीके की बहुत सारी चेन बनती हैं तब उसको हम बोलते हैं फूड वेब। तो आगे दे रखा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा फूड वेब कैसा होता है, क्या होता है। ऑल द फूड वेब्स आर डेलिकेटली बैलेंस। और ये जितने भी फूड वेब्स हैं इनको डेलिकेटली बैलेंस किया गया है। If one link is in the web is destroyed, all the other organisms will be affected. तो तभी कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमें बचाना है। हम ऐसे ही किसी को भी मरने नहीं दे सकते, खत्म होने नहीं दे सकते, क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होता है, खत्म हो जाता है, तो फिर दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी मुश्किलात होती हैं, उनके लिए भी दिक्कतें हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओके, तो अब यहाँ क्या लिखा है देखें, थोड़ा सा मिसिंग है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं समझने की से। तो ये है, देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है। एंड इकोसिस्टम to existence following the interaction among all living organisms that are, यहाँ तक समझ में आया, पहले से समझ लेते हैं कि आप बात कर रहे हैं हम इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कैसे तालमेल है, इंटरेक्शन मतलब आपस में कैसे वो एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरी करते हैं, तब बनता है एक इकोसिस्टम। तो भाई जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, और उन्हें बाहर से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। ओके, क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर and their interactions with the physical environment in which they reside. For instance, forests, grasslands, deserts, etc. It is a natural unit comprising non-living, यानी कि land, water and air, and living animals, plants and animals. तो ये इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जैसे कि मैंने बता ही दिया था कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है, और उनके जो फिजिकल एनवायरनमेंट है जहाँ पे ये रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि फॉरेस्ट मान लो, ग्रासलैंड्स मान लो, डेजर्ट मान लो, तो वहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हर जगह कोई ना कोई रहता है। तो इट इज अ नेचुरल यूनिट कंप्राइजेस नॉन लिविंग और लिविंग। तो ये एक नेचुरल यूनिट है। जैसे डेजर्ट क्या है, एक नेचुरल यूनिट है जहाँ पे आपको नॉन लिविंग भी मिलेगा जैसे कि सैंड, और लिविंग भी मिलेगा जहाँ पे जो भी एनिमल वहां मिलता है। तो इस तरीके से एक बनता है इकोसिस्टम जहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं और एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं। जैसे देखो ये एक पिक्चर बनी हुई है इकोसिस्टम, और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प की जा रही है। जो डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया और फंगी, वो एक डेड एनिमल को डिकम्पोज कर रहे हैं। डेड एनिमल को डिकम्पोज करना क्यों जरूरी है? अगर नहीं करेंगे तो वो एनवायरनमेंट को गंदा करेगा। जो हीट है, यानी कि ये अबायोटिक एनवायरनमेंट है, वो उसको कन्वर्ट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन में और दूसरे मिनरल्स। ठीक है, यहाँ से जो प्लांट्स हैं वो गेन कर रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, नाइट्रोजन भी ये गेन कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं करते, वो एक बैक्टीरिया के थ्रू करते हैं, बट कर रहे हैं। और ये जो प्लांट्स हैं ये फूड सप्लाई कर रहे हैं एनिमल को,
और यही एनिमल वापस से जब डेड होता है तो ये वापस से, तो इस तरीके से एक साइकिल बन जाती है और ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। यानी सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और सब एक दूसरे के सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है चैप्टर में। यस, तो आगे चैप्टर में हमें दे रखा है द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों मिलते हैं, आर कंटेन डिस्टिंक्ट resistance called biomes and aquatic life zones, whereas each zone has its own physical condition and unique organic composition. The biotic and abiotic components are not only interrelated but are definite system, but also function in a systematic manner for forming a definite system. This is why the biosphere is referred to as the global ecosystem and biomes as the regional ecosystem. ठीक है, ये एक बच्चे ने मुझे अपनी बुक सेंड की है और बच्चे ने जब पिक्चर क्लिक की है तो उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि यहाँ इस साइड में सर कैसे पढ़ेंगे, ये देखो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे सर। तो आगे से जब भी आप मुझे कोई भी बुक देंगे तो इसका ख्याल रखेंगे कि मुझे अच्छे से नजर आए। जब अच्छे से नजर आएगा तभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके फाइन, तो हम इस पैराग्राफ पढ़ चुके थे, इस पैराग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो बायोस्फीयर है उसमें डिस्टिंक्ट रेजिस्टेंस है, डिस्टिंक्ट रीजन्स है। कौन कौन से? जैसे बायोम, एक्वेटिक लाइफ जोन, ठीक है, और हर जोन में उनकी अपनी ओन फिजिकल कंडीशंस है, ठीक है, यूनिक ऑर्गेनिक कंपोजिशन। तो एक तो फिजिकल कंडीशंस हैं और उनके अंदर एक ऑर्गेनिक कंपोजिशन है। कहने का मतलब ये है फिजिकल कंडीशन, जैसे पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड में तो पानी होगा तो वो फिजिकल कंडीशन हो गई, जो भी कुछ होगा उसके अंदर वो एक्वेटिक ही होगा। और ऑर्गेनिक कंपोजिशन यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स, फिश वगैरह जो पानी में रहते हैं। बायोटिक एंड अबायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर नॉट ओनली इंटररिलेटेड बट also function in a systematic manner. अच्छा, ये जो बायोटिक है यानी कि लिविंग वाला और जो अबायोटिक है जो कि नॉन लिविंग वाला है, ये केवल एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड नहीं है बल्कि एक सिस्टमेटिक मैनर में एक फंक्शन भी करता है और इस तरीके से फॉर्म होता है एक डेफिनेट सिस्टम। That is why the biosphere is referred to as the global ecosystem and biomes as the regional ecosystem. और यही वजह है कि जो बायोस्फीयर है वो ग्लोबल इकोसिस्टम कहलाता है और जो बायोम्स हैं वो कहलाते हैं रीजनल इकोसिस्टम। ओके, तो जो छोटा सिस्टम है वो है रीजनल, जो बड़ा सिस्टम है वो है ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया का एक। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा हुआ है constant interaction between living and non-living things imparts a dynamic character to our environment. Any change in the abiotic environment produces a resultant change in the biotic. तो constant interaction, जब हम constant interact कर रहे हैं तो between living और non-living, तो इससे क्या है कि dynamic characters to the environment, तो dynamic characters हैं जो environment को impart करते हैं। और कोई भी चेंज जो बायोटिक एनवायरनमेंट में पैदा होता है उसके रिजल्ट क्या होता है कि जो बायोटिक एनवायरनमेंट है वो भी सफर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो आगे काफी ब्लर पिक्चर है, पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
यस, आगे की पिक्चर पूरी तरीके से ब्लर है, तो आगे का पार्ट फिर मैं आगे ही समझा दूंगा। ओके, चलो ये पेज मुझे दोबारा से सेंड कर देना, मैं आपको इस पेज को दोबारा से समझा दूंगा। ओके, चलो तो